नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मेरे भाइयों, फटाफट से सभी मेरे दोस्त आ जाएंगे, जल्दी से आ जाएंगे मेरे भाइयों। कैसे हैं? क्या मेरी वॉइस क्लियर विलियर है? एकदम से बढ़िया तरीके से आवाज आ रही है? ठीक है सर। आप तो क्रिकेट प्लेयर लग रहे हैं। अरे विवेक कोहली, मुकेश तिवारी जी, राजेश, राहुल, दीपेश, प्रिंस, विजय, लल्लू, चिंकू, विकास, सोनम, अखिलेश, पवन, खुशी, रजनीश, नमन भाई, सचिन देव, देवी जी, अथर्व, योगेश, पवन, प्रद्युम। चलिए, तो सभी भाइयों को नमस्कार है मेरे बच्चों। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। और आप सभी को मेरे भाई, आज 2 अक्टूबर है। भारत के इतिहास की दो महानतम व्यक्तियों का आज जन्म दिवस है मेरे दोस्त। ठीक, जिनमें से एक होते हैं जिन्हें आप राष्ट्रपिता का दर्जा दिए हैं, महात्मा गांधी जी। और दूसरे हैं जिन्होंने मेरे बच्चे भारत के इतिहास में सबसे, कह सकते हो, मजबूत प्रधानमंत्री का रोल अदा किया। छोटा रोल था लेकिन एक बेहतरीन रोल था, लाल बहादुर शास्त्री। इन दो महान व्यक्तियों को मैं बहुत शत शत नमन करता हूँ। ठीक है। और ये आपसे उम्मीद करता हूँ जो इनसे कुछ सीख लें, एक दो विचार अपने जीवन में उतार पाएं तो जरूर उतारिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लाख बुराई किसी व्यक्ति की क्यों ना करते हो मेरे भाई, लाख बुराई क्यों ना करते हो, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति में कोई एक अच्छा ही ना हो। ऐसा तो कोई व्यक्ति इस दुनिया में हुआ ही नहीं। ठीक है ना? तो जिससे भी आप अच्छा सीख सकते हो उसे सीखा कीजिए। ठीक है। जो आपको लगे कि ना ये हमारे सीखने लायक ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अभिषेक भाई, थोड़ा बहुत आराम है अब। ठीक है। चलिए, तो भारत माता की जय मेरे भाइयों। ठीक है। भारत माता की जय। तो भारत की भूमि ही बेटा ऐसी है कि यहाँ अनेकों वीर सपूत जन्मे हैं और अनेकों वीर सपूत जन्मेंगे। ठीक। ये भारत माँ की धरती है, इससे वीरों का ही जन्म होता है, वीरों का ही जन्म होता है। चलिए, तो मेरे बच्चे, हम जो देख रहे थे कल, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन आपको बताया था। आज उसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और टॉपिक में आपको दिख भी रहा होगा कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ आपने एक और ऐड किया था, फ्रिक्शन। क्या और ऐड किया था मेरे बच्चे? फ्रिक्शन को भी ऐड किया था सर। किसको भी ऐड किया था? सर घर्षण को भी ऐड किया था। किसको भी ऐड किया था सर? घर्षण को भी ऐड किया था आपने। ठीक है। फ्रिक्शन को भी आपने ऐड कर दिया था, घर्षण को भी आपने ऐड कर दिया था। तो बच्चे वही घर्षण। सर उस दिन टेस्ट हुआ, उसका पीडीएफ नहीं मिला है, केवल क्लास है। डीपीपी डलवा दीजिएगा। मोहम्मद रेहान जी, जो क्लास में यहाँ पर मैंने टिक लगवाए थे ना, वही अपलोड हुआ होगा, केवल वही अपलोड हुआ होगा, वही तो होगा रेहान भाई। ठीक है। विवेक जी, हाँ जी, दोनों एनटीपीसी के लिए है, 10+2 वालों के लिए भी और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी, दोनों के लिए है मेरे बच्चे, दोनों के लिए। तो चलिए फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं कि सर ये फ्रिक्शन होता क्या है। बड़ी ही तसल्ली से समझना, बड़े प्यार से समझना कि मेरे बच्चे, पहली बात तो फ्रिक्शन, इट इज अ फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स मेरे बच्चे। यह बल का एक प्रकार है। इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। यह बल का एक प्रकार है। यह बल का यह बल का एक प्रकार है। ठीक है मेरे भाई, बल का क्या है सर? एक प्रकार है। यानी कि ये एक प्रकार का बल ही है। एक प्रकार का क्या ही है मेरे बच्चे? बल ही है। चलिए रेहान जी, चेक करवा लूंगा मैं, चेक करवा लूंगा, आपने कह दिया चेक करवा लूंगा। ठीक है मेरे बच्चे। सर हमारा देश महान है। यहाँ जब जब भारत माता की आँच, क्या कह रहे हैं, भारत माता की आँच आई है, तब तब वीर अपनी खून की लहू दी है। बहुत बढ़िया अभिजीत जी, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, इस बात का लोहा तो पूरा विश्व मानता है। ठीक है। चलिए, तो ये एक प्रकार का बल होता है, लेकिन सर कैसा बल है? तो मेरे बच्चे जरा देखना और समझना, जरा देखना और समझना मेरे भाई। जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी वस्तु है। ये कोई क्या है मेरे बच्चे? कोई वस्तु है। ठीक है। ये कोई वस्तु है, इसमें कलर फिल कर देते हैं, अच्छा सा लगेगा। ये लो, ये कोई मेरे बच्चे वस्तु है। अब
ये वस्तु मान लीजिए किसी सरफेस पर रखी है। किस पर रखी है मेरे बच्चे? किसी सरफेस पर रखी है। सरफेस समझते हो? किसी सतह पर रखी है। मान लीजिए जैसे घर में होता है ना बक्सा वगैरह, अभी दीपावली आएगी तो मम्मी सिस्टर वगैरह आप लोग वगैरह मिलके सफाई करोगे। क्या करोगे? सफाई। तो सामान को इधर उधर उठा पटक करोगे, या फिर जो भारी सामान होगा बक्से वगैरह होंगे तो आप उसे खिसकाओगे। क्या करोगे मेरे बच्चे? खिसकाओगे। बात क्लियर? तो मान लीजिए मेरे बच्चे आपने इस पर फोर्स लगाया। आपने इस पर क्या लगाया? फोर्स लगाया, बल लगाया। ठीक। आपके फोर्स की वजह से ये जो बक्सा है ये खिसक करके मेरे बच्चे यहां शिफ्ट हो गया। खिसक करके यहां शिफ्ट हो गया। ठीक। ये बक्सा खिसक करके यहां आ चुका है मेरे बच्चे। ठीक है, कहाँ आ चुका है मेरे भाई? खिसक करके यहां आ चुका है। क्लियर? चलिए मेरे बच्चे, आपके फोर्स लगाने की वजह से ये बक्सा यहां आया है। सोच के देखो, फोर्स की डेफिनेशन आपने पढ़ी है। फोर्स क्या होता है? या तो वस्तु की अवस्था बदलता है या बदलने का प्रयास करता है। ठीक। बदलने का प्रयास। तो मेरे बच्चे वस्तु की अवस्था बदल दी। वस्तु यहां पर थी, वस्तु यहां आ चुकी है आपके फोर्स की वजह से। लेकिन मेरे भाई कभी आपने ये सोचा कि सर अगर आप इस पर फोर्स नहीं लगाते तो ये अपनी जगह हिल रहा था? क्या अपनी जगह से ये बक्सा हिल रहा था मेरे बच्चे? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हिल रहा था। आपको फोर्स लगाना पड़ा तभी जाकर के ये हिला है। लेकिन आपने उस फोर्स को लगाते वक्त एक चीज सोची, कुछ सोचा कि बच्चे एक छोटा सा बच्चा आया, पिद्दी सा, एकदम ऐसा इत्तू सा बच्चा आया, वो ताकत लगाने लगा उस बक्से पर। उसकी पूरी किच्ची विच्ची निकल गई, चीख निकल गई, और जो नहीं निकलना था वो भी निकल गया। लेकिन मेरे बच्चे बक्सा नहीं हिला। बक्सा नहीं हिला। सोचो क्यों? फोर्स तो उस बच्चे ने भी लगाया। फोर्स तो मेरे बच्चे उस छोटे से बालक ने भी लगाया था। लेकिन बक्सा खिसका ही नहीं। मेरे बच्चे क्यों नहीं खिसका? जरूर इस बक्से को कोई रोक रहा है। जरूर इस बक्से को कोई रोक रहा है। फिर उससे बड़ा बालक आया, उसने भी ताकत लगाई, तो थोड़ा सा ऐसा लगा कि बक्सा हिला है। इसका मतलब है अभी भी कोई रोक रहा है। फिर आप आए, आपने कहा लाओ मैं खिसकाऊंगा, मैं खिसकाऊंगा। आपने ताकत लगाई, बक्सा यहां से यहां आ गया। यानी कि आपने जो फोर्स लगाया वो किसी दूसरे फोर्स से ज्यादा हो गया, तभी वस्तु चली है। एक और एग्जांपल देता हूं मेरे बच्चे। कभी साइकिल का पेडल मारे हो? कभी साइकिल चलाए हो जीवन में? उस साइकिल का पहला पेडल मारना, साइकिल का पहला पेडल मारने पर ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ज्यादा ताकत, क्योंकि वस्तु की अवस्था बदलनी है। वस्तु स्थिर रखी हुई थी, रेस्ट में थी, उसे गति में लाना है। गति में लाना है। और जब तक आप इतना फोर्स नहीं लगा दोगे कि उस फोर्स से वैल्यू ज्यादा हो जाए जो साइकिल को रोक रहा है। तो मेरे बच्चे, यहां पर वस्तु हिल नहीं रही थी, मतलब इसे कोई रोक रहा होगा। तो इस पर बेटा पीछे की ओर क्या लग रहा था? सर फ्रिक्शन लग रहा था। फ्रिक्शन। यानी आप वस्तु को आगे ले जाना चाह रहे थे और इस पर घर्षण पीछे की ओर लग रहा था। कहां लग रहा था मेरे बच्चे? पीछे की ओर। इतना ही नहीं, आप कोई सी भी गति करो, आप कोई सी भी, आप कार चलाओ, कार आगे जा रही है, फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? पीछे। यानी इसका मतलब होता है फ्रिक्शन कहां एक्ट करता है मेरे बच्चे? इस बल की दिशा कहां होती है? आप कहेंगे सर गति की दिशा के विपरीत होती है। इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन always opposite to the motion. Its direction always opposite to the motion. Its direction opposite to the always opposite to the motion. इसकी दिशा सदैव, इसकी दिशा सदैव, इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। कहां होती है मेरे बच्चे? गति की दिशा के, गति की दिशा के
विपरीत विपरीत होती है। कहां होती है? गति की दिशा के विपरीत होती है। याद रखिएगा, डायरेक्शन कहां होती है मेरे बच्चे? ऑलवेज अपोजिट टू दी मोशन। ठीक, ओके। सर स्टूडेंट वेट कर रहे हैं नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन का वेट मत किया कीजिए क्लास के लिए, ठीक है। लगभग 2:05 तक क्लास स्टार्ट हो ही जाती है, नहीं तो 2:07 2:08 तक तो हो ही जाती है। तो मेरे बच्चे खुद से आ जाया कीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन पे लाखों बच्चा है, नोटिफिकेशन पहुंचते पहुंचते टाइम हो जाता है। नोटिफिकेशन पहुंचते पहुंचते लाखों बच्चों पे नोटिफिकेशन पहुंच रहा है, क्योंकि 2 बजे ऐसा तो है नहीं कि रेलवे एनटीपीसी की ही क्लास है, और भी बैचेस की भी क्लास चलती है, सब बच्चों पे नोटिफिकेशन जाता है एक साथ। तो मेरे बच्चे सोच के देखो, इतने लाखों बच्चों पर अगर नोटिफिकेशन जाएगा, सारे के सारे बैच 2 बजे, हर एक बैच में लगभग क्लास होती ही रहती है, ठीक, 6 5 6 स्टूडियो यहाँ पर हैं, तो हर एक स्टूडियो से 2 बजे नोटिफिकेशन पहुंचेगा, तो मेरे बच्चे देर तो होगी ना। इसलिए आपको डेली जब टाइम पता है, आप खुद से उपस्थित हो जाया कीजिए, खुद से उपस्थित हो जाया कीजिए। बात सही है कि नहीं भाई? टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सोचा कीजिए। तो डायरेक्शन कहां होती है? अपोजिट टू दी मोशन होती है। अब बात आती है कि सर फ्रिक्शन डिपेंड किस पर करता है? डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण की निर्भरता किस पर है सर? सोचते हैं, समझते हैं और बात करते हैं। तो आइए मेरे बच्चे, डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन, अभी तक हमने क्या देखा? जो बच्चे लेट हो गए हो उनको बता दे रहा हूं बेटा, फ्रिक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ टॉपिक लगा हुआ था, आप देख लिए होंगे, पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड है मेरे बच्चे, क्लियर? हाँ अभिषेक चौहान जी, ठीक। तो फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, यह एक प्रकार का क्या है मेरे बच्चे? घर्षण बल है, घर्षण बल, ओके। एक प्रकार का घर्षण बल है जिसकी डायरेक्शन कहां होती है? एक प्रकार का बल है जिसकी डायरेक्शन मोशन के अपोजिट होती है। आपने इस बक्से पर फोर्स लगाया, ये बक्सा यहां पहुंच गया, लेकिन मेरे बच्चे पीछे की ओर एक बल लग रहा था, जिसे क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। और हमेशा याद रखना, ये दो संपर्क सतह, संपर्क सतह का मतलब समझते हो? संपर्क सतह, कॉन्टेक्ट सरफेस, मेरे बच्चे एक यहां पर व्हाइट कलर से मैंने दिखाई है, एक संपर्क सतह तो ये है, एक संपर्क सतह ये है, ये दो संपर्क सतह यहां पर है, देख लीजिए। एक तो वस्तु का निचला हिस्सा, एक वस्तु का हो गया निचला हिस्सा, ठीक है, वस्तु का निचला हिस्सा। और वस्तु का निचला हिस्सा किस पर रखा हुआ है? सरफेस पर रखा हुआ है। तो वस्तु जा रही है आगे, वस्तु जा रही है आगे, और ये नीचे क्या है? सरफेस। इनके बीच में ही क्या लगता है? घर्षण लगता है। तो मेरे बच्चे एक लाइन आप और लिख सकते हो, एक लाइन और लिख सकते हो कि दो संपर्क सतहों के बीच लगता है यह बल, यह बल दो संपर्क सतहों के, दो संपर्क सतहों के, दो संपर्क सतहों के बीच लगता है, ठीक है। साथ में गति की दिशा के कैसे लगता है सर? अपोजिट लगता है, विपरीत लगता है। इंग्लिश में भी लिख देंगे, नो टेंशन, ठीक है। इट एक्ट्स, इट एक्ट्स बिटवीन, बिटवीन the two contact surface, between the two contact surface, two contact surface, बात सही है? बिटवीन दी टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। अजय सैनी जी कह रहे हैं सर आज आपने क्या खाया है? क्यों भैया, खाना क्यों पूछ रहे हैं? सतीश भाई कौन सा दरोगा हो जाएगा इस साइंस से? बिहार दरोगा कह रहे हैं क्या? बिहार दरोगा? अरे एनटीपीसी की साइंस है, इससे किसी भी एग्जाम का दरोगा फरोगा हो जाएगा भैया, क्लियर? हाँ, बिहार दरोगा हो जाएगा सतीश भैया, बिहार दरोगा हो जाएगा, ठीक। क्या खाए हैं क्यों पूछ रहे हैं भैया, क्या खाए हैं क्यों पूछ रहे हो? चलो आगे। डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन, डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन छोटा टॉपिक होता है, आज ही हो जाएगा, कल इन दोनों को मिला करके मोक लगाएंगे। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन, डिपेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण की निर्भरता, घर्षण की, घर्षण की
निर्भरता, घर्षण की निर्भरता कि भैया किन बातों पर आपका ये घर्षण निर्भर करता है, किन बातों पर घर्षण आपका निर्भर करता है। सर 11th का सिलेबस है पूरा। अरे बाबू 11th वाली फिजिक्स यहाँ आ गई तो दिक्कत में आ जाएंगे आपके और भाई लोग, पता है ये आपका 9th 10th लेवल का ही रहता है। ठीक सर जी, उठाकर रखेंगे तब घर्षण नहीं लगेगा ना, बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वायु का घर्षण हो सकता है। जैसे मान लो आंधी चल रही है, हवा चल रही है, तो हवा भी तो आप पर पीछे की ओर फोर्स लगाएगी। बात क्लियर है। अब देखो घर्षण की निर्भरता की अगर मेरी बात करें तो दो टर्म है यहाँ पर, दो, और दोनों को बड़े प्यार से क्लियर कराऊंगा, बड़े प्यार से। ठीक, जैसे मैंने मेरे बच्चे, ठीक है, ये दो डायग्राम है यहाँ पर, दो देखिएगा। एक तो सबसे पहले, एक पर मैंने, दोनों एक सी सतह हैं, एक ही जैसी सरफेस है दोनों की दोनों, दोनों की दोनों मेरे बच्चे एक सी सरफेस है, यानी एक ही सतह है, दो बार बना दिया है मैंने, एक इस सरफेस को दो बार बनाया है। अब इस सरफेस पर मेरे बच्चे ये मैंने गोल बॉल रख दी, और इसी सरफेस पर, सेम सरफेस पर ये चौकोर रख दिया, चौकोर। ठीक है, चौकोर। कलर भी भर देता हूं, ये लो, आपको कलर से बड़ा प्यार होगा तो कलर भर देते हैं मेरे बच्चे, ये लेना, कलर भर गया। तो मुझे बताइए फ्रिक्शन किस पे ज्यादा लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स का अपोजिट होता है ना सर। हाँ विनीता गुप्ता, फ्रिक्शन एक अपोजिट फोर्स होता है मोशन के। ठीक है, वीर सिंह भैया थोड़ा लेट आए हो। तो मेरे बच्चे फ्रिक्शन दोनों डायग्राम में से किस पर ज्यादा लगेगा, जल्दी बताओ किस पर ज्यादा लगेगा। अरे कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन के प्यारे वीर सिंह, क्लास का समय आपको पता है, खुद से आ जाया करो। हैं सर स्क्वायर पर ज्यादा लगेगा, यानी कि चौकोर वाले पर ज्यादा लगेगा। अरे मेरे लालो फोड़ दिया तुमने तो। क्यों ज्यादा लगेगा ये बता सकते हो सर, क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि आपने अगर बता दिया ना क्यों ज्यादा लगेगा, तो बेटा पहला कंडीशन मिल जाएगी कि फ्रिक्शन किस पर निर्भर है, पहली कंडीशन मिल जाएगी फ्रिक्शन किस पर निर्भर है। जल्दी से बता दो क्यों ज्यादा लगेगा, क्यों ज्यादा लगेगा, जल्दी से मेरे भाई। राहुल भाई कह रहे हैं सरफेस एरिया, कॉन्टेक्ट एरिया, बहुत बढ़िया। चलिए, इसका मतलब होता है मेरे बच्चे, यहां फ्रिक्शन अगर कितना लग रहा है, अरे ये क्या हो गया, ये तो कतई पूरा का पूरा जहर हो गया। अरे इसे हटाओ, ठीक खतरनाक चीज है ये तो मैंने कहा इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, मान लो इस फ्रिक्शन को मैंने F2 नाम दे दिया, और इस पर फ्रिक्शन मैंने कितना नाम दे दिया मेरे बच्चे, F1। तो आप कह रहे हो सर F2 F1 से क्या होगा सर, ज्यादा होगा। F2 F1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। फ्रिक्शन फोर्स इस चौकोर वाले पर ज्यादा होगा किसकी अपेक्षा, F1 की। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और मेरे बच्चे क्यों, इसका रीजन क्या है, रीजन लिख लीजिएगा, यहीं पर आपको पहला कारण मिल जाएगा कि डिपेंडेंसी किस पर है। रीजन होता है मेरे बच्चे कॉन्टेक्ट एरिया। रीजन क्या होता है, कॉन्टेक्ट एरिया, संपर्क क्षेत्रफल, संपर्क क्षेत्रफल। तो मेरे बच्चे कभी आपसे पूछे कि फ्रिक्शन किस पर निर्भर करता है, तो पहली बात तो संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है मेरे बच्चे। किस पर, संपर्क क्षेत्रफल पर सर। इसका मतलब हुआ कि सर संपर्क क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, कॉन्टेक्ट एरिया जितना ज्यादा होगा, उतना ही आपका फ्रिक्शन ज्यादा होगा। जी अभिषेक भाई, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा, कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा, कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा, तो फ्रिक्शन भी ज्यादा। तो फ्रिक्शन भी क्या होता है सर, ज्यादा होता है। अगर सर कॉन्टेक्ट एरिया कम होगा, जैसे यहां गोल वाले में कम था पहले डायग्राम में, कॉन्टेक्ट एरिया कम होगा सर, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा मेरे बच्चे, फ्रिक्शन भी क्या होगा सर, कम होगा। फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर, पहली बात क्लियर है, पहली कंडीशन आपको क्लियर है। ये नंबर 1 थी। नंबर 2 की ओर ले जाता हूं यहां पर, नंबर 2 की ओर ले जाता हूं यहां पर।
इसे भी थोड़ा समझना, डायग्राम से ही बताऊंगा, बड़े प्यार से समझ जाओगे। नाव पानी में चले तो इस पर लगेगा, तो मेरे बच्चे वहां फ्रिक्शन नहीं, वहां विस्कोसिटी होती है। क्योंकि फ्रिक्शन, एक लाइन मैंने नहीं लिखी, शायद से शुरुआत में मुझे लिखनी चाहिए थी। फ्रिक्शन किसका गुण होता है? ये ठोसों में लगता है। तो भैया नाव को मत चलाओ पानी में, क्योंकि ये किन के बीच लगता है? ठोस के बीच। ये ठोसों में, ये सॉलिड में लगता है। किस में लगता है मेरे बच्चे? सॉलिड में लगता है। तो लिक्विड और गैस की बात ना करें, क्योंकि फिर उस फ्रिक्शन, उसे वहां पर फ्रिक्शन ना कह के विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? विस्कोसिटी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कहते हैं फिर वहां इसे। क्लियर? तो दूसरी निर्भरता किस पर है? सर हिंदी में बोलो कीजिए। बोलो कीजिए नहीं सर, हिंदी में बोला कीजिए होता है। बोला कीजिए, बोलो कीजिए क्या होता है? ठीक। तो हिंदी में ही बोला हूं, फ्रेंच मुझे आती नहीं है, क्या करें, सोच रहा हूं सीख लूं। डबल आवाज आ रही है? भूत भूत तो नहीं आ गया मेरे पर? अकेला ही हूं मेरे भाई। ठीक, अकेला ही हूं। हनुमान चालीसा का एक, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। उड़ जाएगा, भूत पिचास निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। चलिए, तो मेरे बच्चे दूसरा है, दूसरा है मेरे भाई। दो डायग्राम मैंने फिर से बनाए। एक ये रहा, ये सरफेस है बच्चे एक, ठीक है, एक ये सरफेस है। एक सरफेस एक और बना दी, एक सरफेस एक और बना दी। पर मेरे बच्चे ये सरफेस कुछ ऐसी है कि इस पर जगह जगह टेढ़ी मेढ़ी ये सरफेस हो रखी, टेढ़ी मेढ़ी ये सरफेस हो रखी, टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची ये सतह है। कैसी सतह है मेरे बच्चे? ऊंची नीची। यानी आप इसे कहोगे सर, ये सरफेस जो है ये स्मूथ यानी कि चिकनी सतह है, ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस बोले तो चिकनी सतह। कैसी सतह है मेरे बच्चे? चिकनी सतह। जैसे लोग घरों में मार्बल बिछा लेते हैं ना, फर्श पर मार्बल लगवा लेते हैं, उसकी 2-3 बार घिसाई और करा लेते हैं, इतना चिकना करा लेते हैं कि गलती से उस पर पानी फैल गया और कोई जा रहा होगा ऐसा करके, तो भैया उस पर तो फिर वही लाइन याद आती है जो बचपन में किताबों में पढ़ी थी हमने, कि लाला जी ने केला खाया, केला खा के छिलका फेंका, छिलका खा के कदम बढ़ाया, लाला जी गिरे धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम। तो मेरे बच्चे इतनी चिकनी कट डालोगे तो घर वालों के ये कूले वगैरह जो है ना बैक पर, यही टूटते हैं फिर। ठीक, तो पहली सतह है चिकनी, पहली सतह है मेरे बाबू चिकनी, और ये दूसरी है आपकी खुरदरी सतह। ये दूसरी कैसी है? ये मेरे बच्चे ये आपकी खुरदरी सतह है। कैसी सतह है? खुरदरी सतह है, याद रखिएगा। ये कैसी सतह है? ये खुरदरी सतह है। खुरदरी यानी कि रफ सरफेस। कैसी सरफेस है मेरे बच्चे? ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस। कैसी सरफेस है? रफ सरफेस है, खुरदरी सतह है। ठीक है, कैसी सतह? खुरदरी सतह। ठीक है मेरे बच्चे, खुरदरी सतह, खुरदरी सतह। ठीक, ऊपर वाली चिकनी सतह मैंने बनाई, नीचे वाली रफ सरफेस मैंने बनाई। अब देखना, दोनों पर मैं एक बक्सा रख रहा हूं, दोनों पर मैं बच्चे एक बक्सा रखा हूं, दोनों पर मेरे बच्चे मैंने एक बक्सा रखा, वही बक्सा है ये, वही, ठीक है, एक ही जैसा बक्सा है। थोड़ा भावनाओं को ऐसा मत समझ लेना सर अलग सा लग रहा है, अलग सा। ठीक, एक ही बक्सा है, पहले ही बता दिया है, एक ही बक्सा है मेरे बच्चे, ये लो, एक ही बक्सा है। अब इस बक्से को आपको खिसकाना है, अब इस बक्से को आपको खिसकाना है। ठीक, आपको इधर इसे खिसकाना है, इधर गति करानी है, इधर मोशन करानी है। मेरे बच्चे मुझे बताओ, किस पर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, पहली कंडीशन में या दूसरी कंडीशन में? पहली कंडीशन में या दूसरी कंडीशन में मेरे बच्चे? अगर आपने बता दिया आप राजा हो, आप फ्रिक्शन जानते हो। ठीक, जल्दी से बोलिए, पहली कंडीशन में या दूसरी? दूसरी, 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 दूसरी। कुछ लोग फर्स्ट कह रहे हैं। अरे मेरे बच्चे, कभी खुरदरी सतह पे साइकिल चलाए हो? हालत खराब हो जाएगी आपकी, रब अगर गड्ढे गुड्ढे हो रहे होंगे तो। गड्ढे गुड्ढे, आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे पीछे की ओर बल ज्यादा लग रहा है, गति के विपरीत बल ज्यादा लग रहा है, इसीलिए तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ रही है। इस बक्से को चिकनी सतह पे खिसकाओगे आसानी से खिसक जाएगा, क्योंकि पीछे बल कम लग रहा है।
अगर खुरदरी सतह पे खिसकाओगे, बल ज्यादा लग रहा है पीछे मेरे भाई, बहुत ताकत लग जाएगी, तो कहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा? अगर इस कंडीशन में फ्रिक्शन F2 कह दूं, इस कंडीशन में फ्रिक्शन F1 कह दूं, तो आप जानते हो सर दूसरी कंडीशन में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, दूसरी कंडीशन में फ्रिक्शन ज्यादा होगा। यानी कि सर एक चीज हमें समझ में आई कि एक तो वो निर्भर कर रहा है कांटेक्ट एरिया पर, दूसरा सर ये जो सतह है, ये जो पृष्ठ है जिसे आप सरफेस कह रहे हो, इसके नेचर पर भी ये डिपेंड कर रहा है सर। अगर सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम है। तो मेरे बच्चे दूसरा किस पर करता है, दूसरा किस पर डिपेंडेंसी है इसकी? ऑन नेचर ऑफ सरफेस, ऑन नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, सतह की या पृष्ठ की प्रकृति पर, सतह या पृष्ठ की प्रकृति पर। बताओ बात क्लियर है दोनों? बताओ मेरे लाल, दोनों बात क्लियर हैं? दोनों की दोनों बात क्लियर है कि सर कांटेक्ट एरिया जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना ज्यादा, कांटेक्ट एरिया जितना कम फ्रिक्शन उतना कम। नेचर ऑफ सरफेस से मतलब है अगर सरफेस रफ है तो आपका फ्रिक्शन ज्यादा रहता है, और ज्यादा रफ है तो और ज्यादा। जितना आपने सरफेस को चिकना कर दिया, स्मूथ कर दिया, मेरे बच्चे लाला जी गिरे धड़ाम हो जाएगी और मुंह से निकलेगा हाय राम, मुंह से निकलेगा हाय राम। अब इसी वजह से मेरे बच्चे आपसे पूछा जाता है, देखो क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से घुमाता है, यहीं से आपसे क्वेश्चन आता है, ब्रेक जो बाइक या कार के टायर होते हैं वो खांचेदार बनाए जाते हैं, क्यों? बाइक या टायर के खांचेदार बनाए जाना मतलब, खांचेदार बनाए जाना मतलब सरफेस कैसी करना चाह रहे हो? सरफेस कैसी करना चाह रहे हो? सरफेस कैसी करना चाह रहे हो मेरे बच्चे? खुरदरी करना चाह रहे हो, खुरदरी। जब आप जूते या चप्पल भी खरीद के लाते हो, उसके नीचे का सोल देखना कभी, उसके नीचे का सोल देखना मेरे बच्चे, उस पर डिजाइन बनी रहती है। आप देखते हो कितनी प्यारी डिजाइन है, प्यारी प्यारी से मतलब नहीं है, मतलब है सरफेस कैसी बनाई जा रही है? खुरदरी। जिससे मेरे बाबू क्या ज्यादा लगे? फ्रिक्शन, पीछे बल ज्यादा लगे। कहीं आप मार्बल पे उस चप्पल को पहन के ऐसे चल पड़े और चप्पल घिस चुकी है, तो मेरे बच्चे अब कुछ टूटने वाला है, कुछ टूटने वाला है। ठीक है, समझ जाओ क्या टूटेगा। इसीलिए आपकी चप्पलों को नीचे से डिजाइनदार बनाया है कि फ्रिक्शन बना रहे, सरफेस खुरदरी रहे, आप गिरो नहीं। ठीक है, आप गिरो नहीं। बताओ ये दोनों एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हैं? ये दोनों एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हैं? हाँ, शूज पर जो कटिंग की डिजाइन होती है, या मेरे बच्चे आपकी जो बोन आपस में घर्षण करती हैं, इसीलिए तो आपके अंदर घुटनों वगैरह में लिक्विड रहता है जिससे कि फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन ना हो, बोन आपस से टकराए नहीं। आपने देखा होगा कि अपन लोग बाइक वगैरह की सर्विस करवाते हैं, सर्विस जब काफी लंबा समय हो जाता है, 2-4 महीने हो जाते हैं, तो बच्चे मशीन में से आपस में पार्ट्स के रगड़ने पर आवाज आती है, पार्ट्स के रगड़ने पर आवाज आती है, किचिर 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 किचिर, तरह तरह की आवाजें आपकी मोटरसाइकिल या बाइक करने लगती है। ठीक, क्यों कर रही है मेरे बच्चे? क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पार्ट्स सब आपस में रगड़ रहे हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, उनके बीच में क्या हो रहा है मेरे बच्चे? फ्रिक्शन हो रहा है। तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं, कहते हैं भैया सर्विस वगैरह करो, तो मैकेनिक भैया क्या करते हैं, एक ऑयल लेते हैं, वो हर जगह डाल देते हैं, पहले तो ऑयल लेकर के हर जगह डाल देते हैं। तो जैसे ही ऑयल डाला, जैसे ही ऑयल डाला मेरे बच्चे, तो वो जो पार्ट्स आपस में रगड़ रहे थे, अब उनके बीच में एक चिपचिपा पदार्थ है, वो आपस में बड़े ही स्मूथ से, बड़े प्यार से चलने लग गए। यानी कि जो मशीन के पार्ट्स की आवाज आ रही थी, वो भी किसके कारण आ रही थी? घर्षण के कारण। और मेरे बच्चे एक कंसेप्ट और हमें समझ में आया कि सर अगर घर्षण को कम करना है तो किसी चिपचिपे पदार्थ को डाल दो, ऑयली पदार्थ को डाल दो। ऑयली पदार्थों को लुब्रिकेंट यानी स्नेहक कहते हैं। बताओ ये 4-5 बातें आपको समझ में आई? 4-5 बातें आपको समझ में आई? अनुराग भैया, जितना आपके एनटीपीसी में आता है ना,
उससे कहीं ज्यादा मैं आपको दे रहा हूं और फिर भी आपको और पढ़ने की भूख हो भाई, तो मैं मना नहीं करता हूँ। भूखे को खाना मिलना चाहिए। अगर मेरे यहाँ से पेट नहीं भरा है तो किसी और के यहाँ से भी मिलना चाहिए। ठीक, वहां से भी पेट ना भरे तो जहां से मिले लेते रहो। भूखों को खाना भरपूर मिलना चाहिए, याद रखें। तो आप में अगर भूख है, आप खूब पढ़ो। पढ़ाई से कभी ये नहीं करना चाहिए कि भाई कम से कम पढूं। खूब पढ़ो, अगर पढ़ने की इच्छा, खूब पढ़ो, किताबें लाओ, किताबों को चाट डालो। लेकिन मैं तो इतना पढ़ा रहा हूं जितना आपके एनटीपीसी से एक स्टेप आगे है। आपके एनटीपीसी से एक स्टेप आगे है। ठीक, फिर भी मैं किसी को और ज्यादा पढ़ने की मना नहीं करता, मैं कम पढ़ने की मना करता हूं। कम पढ़ने की। ज्यादा पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन कम नहीं पढ़ो। कम ना पढ़ो, ज्यादा पढ़ रहे हो अच्छी बात, कम नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, चलिए। तो मैंने कहा जो भी बातें मैंने अभी कही थी यहां पर बोर्ड पर हैं, देख लीजिएगा कि मेरे बच्चे फ्रिक्शन को बनाए रखने के लिए ही, फ्रिक्शन को बनाए रखने के लिए भी, बनाए रखने के लिए ही, बनाए रखने के लिए ही फ्रिक्शन को बनाए रखने के लिए ही बाइक या कार्स के टायर, बाइक या कार्स के, कार्स के टायर, बाइक या कार्स के टायर खांचेदार, टायर्स खांचेदार, खांचेदार समझते हो, डिजाइनदार, कट शेप या कट वाली डिजाइन आप कह सकते हो। कट वाली जो डिजाइन होती है ना, उन पर खांचेदार बनाए जाते हैं, खांचेदार बनाए जाते हैं। इसी वजह से बेटा जो जूते चप्पल होते हैं उनके सोल भी डिजाइनदार बनाए जाते हैं। ठीक है ना, जूते चप्पलों के सोल डिजाइनदार बनाए जाना। जूते, शू और स्लीपर्स, शू एंड स्लीपर्स, शू एंड स्लीपर्स के सोल का डिजाइन, के सोल का डिजाइन। ये तो आत्मा वाला सोल हो गया, कि सोल का डिजाइन। ठीक है मेरे बच्चे, जो जूते चप्पल के सोल का डिजाइन होता है वो भी फ्रिक्शन की वजह से है। ठीक, इसके अलावा, इसके अलावा मशीन के पार्ट्स में से, मशीन के, मशीन के पार्ट्स में से, पार्ट्स में से आवाज फ्रिक्शन के कारण आती है। आवाज फ्रिक्शन के कारण आती है। किसके कारण आती है मेरे भाई? फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन के कारण आती है। किसके कारण आती है? फ्रिक्शन के कारण आती है। और आपने देखा होगा कि जब हम मशीन के पार्ट्स में ऑयल डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं तो बच्चे फ्रिक्शन खत्म हो जाता है। मतलब चिपचिपे पदार्थों से फ्रिक्शन कम होता है। जैसे अभी ये सरफेस है, मैं इस पर तेल बिखेर दूं, ऑयल बिखेर दूं, तो बच्चे मुझे चलने में इतनी परेशानी होगी कि मैं फिसल जाऊंगा। क्यों फिसल जाऊंगा? क्योंकि फ्रिक्शन हो गया कम, फ्रिक्शन हो गया कम। ठीक है, फ्रिक्शन को बनाए रखने के लिए ही बाइक या कार्स के टायर खांचेदार बनाए जाते हैं। ये बनाने नहीं है बच्चे, बनाए हैं। ठीक है, बनाए। शूज और स्लीपर्स के सोल का डिजाइन भी इसीलिए रखा जाता है। ठीक है, मशीन के पार्ट्स में से आवाज भी इसी कारण आती है। और याद रखना, डबल स्टार लगा के लिख लो मेरे बच्चे, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि घर्षण कम हो जाए तो चप्पलों को घिस देना एकदम से। ठीक, फिर देखना आपकी चप्पलें कैसे स्लिप करती हैं, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। ठीक, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स बोले तो मेरे बच्चे घर्षण के लिए लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स यानी कि घर्षण, अरे सॉरी स्नेहक, लुब्रिकेंट्स बोले तो स्नेहक,
स्नेहकों का उपयोग किया जाता है, स्नेहकों का यूज किया जाता है, स्नेहकों का यूज किया जाता है। ठीक है मेरे बाबू। फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम नहीं लिखा है यहाँ पे, ऊपर लिख देते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स का यूज किया जाता है। सर लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, तो लिख लेना ऑयली पदार्थ, ऑयली पदार्थ। ठीक है, ऑयली पदार्थ। क्लियर। सरसों डालने से घर्षण क्या होगा सर? अरे सरसों डालने से नहीं, सरसों तो बेटा पत्ते होते हैं, वो पौधा है वो। सरसों का तेल डालो ना, सरसों का तेल डाल के उस पर चल के देखो नंगे पैर, फिर आपको पता चलेगी कैसे रॉकेट बनते हो आप। रॉकेट, हाँ, साबुन का पानी, उसमें भी बेटा चिपचिपा पदार्थ रहता है। तो ये सब लुब्रिकेंट डालने से आपका फ्रिक्शन क्या होता है? कम। अब छुटका टॉपिक है, मैंने आपका कहा तो बच्चे एक चीज बचती है कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन भी तो होते हैं सर। बिल्कुल होते हैं सर, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। और मेरे बच्चे बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसे समझने में। घर्षण के प्रकार, घर्षण के प्रकार, घर्षण के प्रकार, घर्षण के प्रकार आपको यहां पर मिलते हैं मेरे बच्चे तीन। कितने प्रकार मिलते हैं? तीन मिलते हैं। कौन कौन मिलते हैं सर? तो देखिएगा, सबसे पहला होता है मेरे बच्चे, इसे कहते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बोले तो स्थैतिक घर्षण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? स्थैतिक घर्षण इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्थैतिक घर्षण इसे बोला जाता है। दूसरा होता है मेरे बच्चे, इसे हम बोलते हैं लोटनिक फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण इंग्लिश में बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण इसका नाम है। और तीसरा होता है मेरे भाई, इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोले तो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोले तो इसे हम बोलते हैं मेरे बच्चे सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण। तो तीन है ये, तीन है, एक एक लाइन के हैं, बड़े ही आसानी से, बड़े ही प्यार से आपके दिमाग में समझ जाएंगे। सचिन देव कह रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनता है? सचिन भाई, मैं यहाँ रामायण जपने आता हूँ क्या? क्या उस रामायण के बाद में आपको क्वेश्चन नहीं कराता हूँ? क्या उस रामायण के बाद में क्लास के अंत में एक डेली 8 से 10 क्वेश्चन का एक पेपर अपलोड नहीं होता है? बस इतना पूछना चाह रहा हूं। हाँ जी, सभी बच्चों से पूछ रहा हूं मैं, सभी बच्चों से, क्योंकि एक सचिन देव यादव जी हैं, ये ज्यादा परेशान चल रहे हैं। इनकी परेशानियों का इलाज बताने की मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूं। क्या मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, डेली क्लास के साथ 8 से 10 क्वेश्चनों का एक पीडीएफ अपलोड नहीं होता है? क्या यहाँ पर टॉपिक के बाद में एक प्रैक्टिस क्लास कम से कम नहीं लगवाई जाती है आपको? कम से कम टॉपिक के बाद एक प्रैक्टिस क्लास कम से कम नहीं लगवाई जाती है, जिसमें आपके 30 से 40 क्वेश्चन हो? अगर टॉपिक बड़ा है तो दो दो क्लास नहीं देता हूं। अब इन भाई साहब जैसे लोगों से पूछो कि जो बीच क्लास में आकर के इतने बेहतरीन तरीके से फैक्ट और इतने बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करने पर बोल रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। मम्मी घर पे दाल लेके आई होंगी आपके, दाल, और मम्मी लाई होगी चावल। जैसे ही मम्मी दाल और चावल निकाले ना, तुरंत कह देना मम्मी से, मम्मी दाल चावल खाने हैं। मम्मी कहेंगी बना के ला रही हूं, नहीं नहीं अभी खाने हैं। तो मेरे बच्चे उन दाल चावल को खा लेना, फिर मुझे बताना, आपको शायद से मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा? मम्मी ने चावल निकाले हैं, कुकर में सीटी लगाएंगी। मम्मी ने दाल निकाली है, प्याज टमाटर वगैरह काट के उबाल के छौंका लगाएंगी, तब आपके लिए खाना तैयार होगा। तो मेरे भाई, ये जो रामायण सारी मैं लिख रहा हूँ, ये फैक्ट सारे के सारे जो अभी लिखे, ये चीजें जो आपको अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की, ये सारे क्वेश्चन हैं। और डेली 10 क्वेश्चनों की पीडीएफ भी अपलोड होती है मेरे लाला, देख लेकर एक बार।
ठीक है। और हर एक टॉपिक के बाद कम से कम एक प्रैक्टिस क्लास दी जाती है। ठीक। आप अपनी ओर से खूब मुक फूक लगा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप अगर एक्स्ट्रा तैयारी करके खुद से चलते हो, मुझे आपत्ति नहीं है, मैं इस बात की तारीफ करूंगा। मैं तारीफ करूंगा हर एक उस बच्चे की जो खुद से अपने पर भी मेहनत और ज्यादा कर रहा है, और ज्यादा। ठीक है। और मैं खुशी भी होऊंगा कि अगर बच्चा खुद से ये बात कर रहा है कि डेली एक किताब को खरीद के मार्केट से लाया है और डेली एक उसमें से मोक लगा रहा है, अपनी प्रैक्टिस को जांच रहा है, अपनी प्रैक्टिस को परख रहा है, मैं उसकी तारीफ करूंगा। वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है नौकरी की तरफ। क्लियर। चलिए, तो मैंने कहा एक एक लाइन के हैं ये, बड़े प्यार से बड़ी जल्दी जल्दी देखना, तसल्ली से, तसल्ली से। सबसे पहला, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण इंग्लिश में भी लिखी दिया हूं बच्चे, स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं। और छोटे छोटे से हैं ये, एक एक लाइन के, मैंने बोला ना आपसे एक एक लाइन के होंगे। दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण बोले तो रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण बोले तो रोलिंग फ्रिक्शन। और तीसरा होता है मेरे लाल, तीसरा होता है, इसे हम कहते हैं, हाँ क्या नाम था इसका, सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सर्पी घर्षण स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण बोले तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो तीनों आपके सामने हैं और बिल्कुल छोटे छोटे हैं। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है और इस पर कोई वस्तु रेस्ट में रखी है, कोई ऑब्जेक्ट रखा है मेरे बच्चे, इस पर कोई ऑब्जेक्ट इस पर रखा है। और ये ऑब्जेक्ट, ये वस्तु जो है, ये वस्तु जो है किस में रखी है मेरे बच्चे, ये वस्तु रखी है रेस्ट में। किस में रखी है ये वस्तु, अभी है मेरे बच्चे रेस्ट, रेस्ट बोले तो विराम में, रेस्ट बोले तो विराम। ठीक है ना, विराम में। तो कभी आपने सोचा कि अगर आपके घर में कोई बक्सा कहीं पर रखा है, कोई बक्सा कहीं पर रखा है, जैसे पोडियम यहाँ रखा है, तो अगर मैं इसे खिसकाऊंगा नहीं, बल नहीं लगाऊंगा, तो ये यहीं रखा रहेगा, तो ये यहीं रखा रहेगा मेरे बच्चे। ठीक है, तो ये यहीं रखा रहेगा। तो खुद सोचिए ये यहाँ पर रखा कैसे है, ये हट क्यों नहीं रहा खुद से, जरूर कोई इसे रोक रहा है। यानी बच्चे विराम अवस्था में भी वस्तु पर एक बल लगता है जिसे फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, फ्रिक्शन। साइकिल का पहला पैडल मारना, साइकिल तभी चलती है, अगर पैडल नहीं मारोगे साइकिल वहीं की वहीं खड़ी है। साइकिल में आपने पैडल मारा तभी चली, वैसे नहीं चल रही थी, यानी कोई तो उसे रोक रहा था कि विराम में बनी रहे, विराम में बनी रहे। वो बॉल कौन सा था, वो फोर्स कौन सा था, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मेरे बच्चे बस इतना सा लिखना, फ्रिक्शन ड्यूरिंग रेस्ट, फ्रिक्शन ड्यूरिंग रेस्ट, फ्रिक्शन ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन ड्यूरिंग रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर विराम अवस्था में लगने वाला घर्षण। किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर विराम अवस्था में, किसी वस्तु पर विराम अवस्था में लगने वाला घर्षण। तो नाम से ही समझ जाओ, विराम अवस्था में लगने वाला, लगने वाला घर्षण, लगने वाला घर्षण। ठीक है मेरे भाई, अगर विराम अवस्था में जो घर्षण बल लगता है उसी को कहते हैं, याद रखना, स्थैतिक घर्षण। ठीक है आदित्य भाई, हो जाएगी अपने टाइम से, अपने टाइम से सब चीज हो जाएगी, परेशान ना हो, आपका पेपर ऐसा नहीं है कि कल ही आ गया है। ठीक। लोटनिक घर्षण, अभी तो देखो टेक्नीशियन की दोबारा से फॉर्म निकल चालू हो गए, दोबारा से रीओपन हो गए, यानी अभी तो एग्जाम कराने के मूड में ही नहीं है आपकी रेलवे। लोटनिक घर्षण क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो बच्चे मान लीजिए ये आपकी सरफेस है और इस पर कोई पहिया रखा है, पहिया, इस पर कोई क्या रखा है मेरे बच्चे, इस पर ये कोई पहिया, गोल पहिया रखा है, इस पर ये कोई गोल पहिया रखा है। ठीक है, इस पर ये क्या रखा है, गोल पहिया। अब आप इसे खिसका सकते हो, पहिए पर आप फोर्स लगाओगे, बचपन में पहिया चलाए होगे, हमने बहुत चलाया लकड़ी से ऐसे करके पहिया। ठीक, पहिया, टायर। तो बच्चे ये गोल पहिया है, आप इस पर फोर्स लगाओगे इधर, आप इधर फोर्स लगाओगे
तो ये खिसकेगा? सर नहीं खिसकेगा, ये रोल होकर के जाएगा। ये कैसे होकर के जाएगा? ये रोल होकर के जाएगा, ये घूमता हुआ जाएगा, ये लुढ़केगा बच्चे। ये क्या करेगा? ये लुढ़केगा, और इसके लुढ़कने की कंडीशन में पीछे एक फ्रिक्शन लगेगा। पीछे क्या लगेगा मेरे बच्चे? फ्रिक्शन लगेगा। ठीक, जैसे लोटा होता है ना, लोटा, घर में लोटा नाम का एक बर्तन होता है जिसे आप क्या कहते हो? लोटा या लोटी। उस लोटे को ऐसे करके लुढ़काओ तो लोटा लुढ़कता है। लोटा लुढ़कता है, राउंड राउंड होके जाता है। यानी कि जो गोल चीज होती है वो हमेशा लुढ़कती है। वो क्या करती है मेरे बच्चे? लुढ़कती है। और इस लुढ़कती हुई गति को, लुढ़कना यानी रोल रोल करके जाना, रोल रोल करके आगे जाना, इसे कहते हैं रोलिंग मोशन। तो फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग मोशन, फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग मोशन, फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग मोशन, फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। ठीक है मेरे बच्चे, फ्रिक्शन ड्यूरिंग रोलिंग मोशन। लोटनिक गति में, लोटनिक गति, रोलिंग मोशन को हिंदी में कहते हैं लोटनिक गति में लगने वाला घर्षण। लोटनिक गति में लगने वाला घर्षण, लगने वाला घर्षण। ठीक है बच्चे, लोटनिक गति में लगने वाला घर्षण। ठीक, जब कोई वस्तु लुढ़ककर गति करेगी तो वहां लगेगा रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कार के पहिए, कार के पहिए जो है इसी तरीके से तो घूम रहे हैं, बाइक के पहिए, साइकिल के पहिए इसी तरीके से तो घूम रहे हैं, तो उन पर कौन सा फ्रिक्शन लगता होगा? लोटनिक फ्रिक्शन। लेकिन जब कार स्थिर खड़ी है, रेस्ट में है, साइकिल खड़ी है, बाइक खड़ी है, तो रेस्ट में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा उस पर? सर स्थैतिक, स्टैटिक। क्लियर? चलिए, सर्पी घर्षण क्या होता है सर? ये सरफेस है मेरे बच्चे, और इस पर एक वस्तु रखी है, इस पर एक वस्तु रखी है इस तरह की, इस तरह की। क्या मेरे बच्चे ये रोल होकर के चल सकती है? मुझे इतना बताओ, क्या ये रोलिंग फ्रिक्शन कर सकती है? क्या इसमें रोलिंग मोशन होगी? क्या इसमें रोलिंग मोशन होगी? अगर इस पर बल लगाओगे, अगर इस पर फोर्स लगाओगे, तो क्या इसमें रोलिंग मोशन नहीं होगी? नहीं सर, ये तो ऐसे जाएगी खिसक खिसक करके, ये खिसक खिसक करके जाएगी, और सर ऐसे करके यहां पहुंच जाएगी, ऐसे करके यहां पहुंच जाएगी सर, ऐसे करके यहां पहुंच जाएगी। ऐसी तो जाएगी, सरक कर जाएगी। सरक कर मतलब सांप कैसे चलता है? सांप चलता है सरक सरक कर। कैसे चलता है? खिसक खिसक कर चलता है। इसे हम कहते हैं स्लाइडिंग। क्या करता है? स्लाइड करता है। जैसे किसी वाटर पार्क में जाते हैं ना, स्लाइड करते हैं, स्लाइड का मतलब होता है सरकना। तो बच्चे सरक सरक के जाएगा, सरक सरक के। यानी कि कौन सी मोशन में लगेगा ये फ्रिक्शन? कौन सी मोशन में लगेगा मेरे बच्चे ये फ्रिक्शन? कौन सी मोशन में? जल्दी से बोलो। फ्रिक्शन ड्यूरिंग स्लाइडिंग मोशन, फ्रिक्शन ड्यूरिंग स्लाइडिंग मोशन, फ्रिक्शन ड्यूरिंग स्लाइडिंग मोशन, फ्रिक्शन ड्यूरिंग स्लाइडिंग मोशन। इसका मतलब है एक चीज तो आपके दिमाग में गई होगी, एक चीज तो आपके दिमाग में गई होगी, ठीक है? सर्पी गति में लगने वाला घर्षण, सर्पी या सरक कर, या इसे सरक कर भी कहते हैं हिंदी में, सरक कर, गति में लगने वाला घर्षण, गति में लगने वाला घर्षण, लगने वाला घर्षण। ठीक है मेरे बच्चे, सरक कर गति में लगने वाला घर्षण। इसका मतलब एक चीज आपके दिमाग में गई होगी, सर जिस वस्तु का संपर्क क्षेत्रफल ज्यादा होता है, कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा होता है, वो हमेशा मोशन के अंदर स्लाइडिंग फ्रिक्शन को पाती है। सर जिस वस्तु का कॉन्टेक्ट एरिया कम होता है, कॉन्टेक्ट एरिया कम, तो बेटा वो लुढ़केगी, वो लुढ़केगी क्योंकि कॉन्टेक्ट एरिया कम है। और कॉन्टेक्ट एरिया कम है तो कौन सा फ्रिक्शन उस पर लगेगा मोशन में? सर रोलिंग फ्रिक्शन। और जब दोनों ही रेस्ट में है, जब रेस्ट में ही रखी है कोई वस्तु, चल ही नहीं रही, मोशन में है ही नहीं, तो मेरे बच्चे कौन सा लगेगा? स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। और साइकिल का पहला पेडल मारना मेरे बच्चे, साइकिल का पहला पेडल, साइकिल का पहला पेडल मारने में ज्यादा ताकत लगती है,
ज्यादा। एक बार साइकिल चल गई फिर तो नॉर्मल, आपकी नॉर्मल फोर्स से ही साइकिल चलती रहती है। लेकिन पहले पेडल में ताकत ज्यादा लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे, इन तीनों फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? मैक्सिमम वैल्यू किस फ्रिक्शन की होती है? सबसे ज्यादा वैल्यू किस फ्रिक्शन की होती है? आप कहेंगे सर स्टैटिक फ्रिक्शन की। कोई भी वस्तु, क्योंकि बच्चे, आपको वस्तु की अवस्था बदलनी है। अवस्था, और अवस्था बदलने के लिए बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। बाबू, आपकी साइकिल रेस्ट में थी, अब उसे गति में लाना है तो बल भी ज्यादा चाहिए। बात सही है? बल चाहिए ज्यादा, फोर्स चाहिए ज्यादा। लेकिन एक बार साइकिल चल दी तो बस उसकी अवस्था को बनाए रखना है, तो उतना फोर्स नहीं लगाना। इसीलिए जब विराम में थी तब पहले पेडल में ज्यादा ताकत लगी। इसी कारण मेरे बच्चे, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है सबसे ज्यादा, याद रखें। ठीक। सर, अगर व्हीकल फ्लाई ओवर पे चढ़ता है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा? क्यों लगेगा कोमल भाई? अगर आप चप्पलों से ब्रेक लगाओगे तब जरूर लगेगा। आप जब चप्पलों से स्कूटी पे ब्रेक लगाओगे तब जरूर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन फ्लाईओवर पे चढ़ रहा है, पहिए तो घूम ही रहे हैं, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? रोलिंग लगेगा। एक अनुराग जी हमारे बड़े परेशान हैं, अनुराग पाल जी को हाय, लेकिन एक केवल अनुराग हैं, वो बार बार कह रहे हैं कांटेक्ट एरिया क्या होता है। भैया, यहाँ रामायण पूरी हो गई, सीता मैया शुरुआत में दिखाई गई थी। सीता मैया के दर्शन शुरू में किए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो दोबारा कर लेना। ठीक। तो मेरे ख्याल से आप क्लास की शुरुआत से दिख रहे हो मुझे, तो सीता मैया आपको जरूर दिखी होंगी। और सीता मैया फिर भी ना दिख पाई हो ना, तो मेरे बच्चे फिर आपकी भूल है। फिर आप लवकुश को नहीं जान पाओगे कि लवकुश कौन थी, अगर सीता मैया को आपने नहीं जाना। सीता मैया को आपने नहीं जाना। ठीक है मेरे बच्चे? क्लियर? ओके। इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए, तो आगे की बात करेंगे आपसे कल। इस पर एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आएंगे, मूक लेकर के आएंगे कल। तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।